हे एवरीवन एंड गुरधीरे दिस साइड, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। सो आज का हमारा जो क्लास है, आज जिसमें मैं स्टार्ट करने वाला हूँ सीसेट के स्टूडेंट के लिए लीगल एप्टीट्यूड का टॉपिक, लीगल एप्टीट्यूड। ठीक है। और लीगल एप्टीट्यूड का सबसे पहला लेसन है, सबसे पहला चैप्टर है, अरे हम लोगों का फेवरेट चैप्टर है। जस्ट इमेजिन, याद करो, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। क्या करने वाले हैं? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ठीक है। तो लेट्स हिट इट। चलो, ओके। सो हमारा आज का टॉपिक है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, भारतीय संविधान। ठीक है। अब एक बात बता, ये जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है, क्या इसको एक इंसान ने ड्राफ्ट किया होगा? एक सिंगल इंसान ने? नो। इसको ड्राफ्ट किसने किया होगा? इसको किसी भी एक्ट को, किसी भी लॉ को ड्राफ्ट करने के लिए एक ड्राफ्टिंग कमेटी बनाई जाती है। जैसे कि कंपनीज एक्ट जो है, उसको ड्राफ्ट करने के लिए कौन सी कमेटी बनाई गई थी? उसको ड्राफ्ट करने के लिए बनाई गई थी जे जे ईरानी कमेटी। उसको ड्राफ्ट करने के लिए क्या बनाया गया था? जे जे ईरानी कमेटी। वैसे ही कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को ड्राफ्ट करने के लिए बनाया गया है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। क्या बनाया गया था? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, जिसके चेयरमैन थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। जिसके चेयरमैन थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ओके, यहां तक तो ठीक है। इस कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के टाइम इसको कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया? इसमें टोटल कितने आर्टिकल हैं? तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो है हमारा, उसमें टोटल 448 आर्टिकल हैं, जिसको 25 पार्ट में डिवाइड किया गया एंड 12 शेड्यूल्स में डिवाइड किया गया है। जिसको 25 पार्ट और 12 शेड्यूल्स में डिवाइड किया गया है। क्लियर है? हाँ जी सर, यहां तक क्लियर है। नाउ 26 जनवरी 1949 को, कब? 26 नवंबर 1949, इस कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को, यानी अगर मैं सीओआई बोलूं तो समझ जाना कि मैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बोल रहा हूं। इस सीओआई को अडॉप्ट किया गया था, और 26 नवंबर को हम लोग नेशनल लॉ डे के नाम से मनाते हैं, सेलिब्रेट करते हैं। 26 नवंबर को किस नाम से सेलिब्रेट करते हैं? नेशनल लॉ डे। नाउ 26 जनवरी 1950 को इस कॉन्स्टिट्यूशन को एप्लीकेबल कर दिया गया था इंडिया में, जिसको हम रिपब्लिक डे के नाम से जानते हैं। और हम लोग 26 जनवरी 1950 को फ्लैग होस्टिंग भी करते हैं। क्लियर है? हाँ जी सर, क्लियर है। नाउ नेक्स्ट, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का प्रियम्बल क्या बोलता है? हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का प्रियम्बल बोलता है, वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलेमनली रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू। देख रहा है? वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलेमनली रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू। अरे इंडिया को कैसे कॉन्स्टिट्यूट करेंगे? सोवरीन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक। क्या करेंगे? इंडिया को कॉन्स्टिट्यूट करेंगे कितने चीजों के लिए? सोवरीन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सोवरीन? सोवरीन का मतलब होता है इंडिपेंडेंट कंट्री। क्या इंडिया इंडिपेंडेंट कंट्री है? हाँ। सोशलिस्ट का मतलब क्या होता है? सोशलिस्ट का मतलब होता है कि यहाँ इंडिया में जो पॉलिसीज बनाई जाएंगी वो सोसाइटी के फेवर में होंगी। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेकुलर? सेकुलर का मतलब होता है यहाँ पे कोई एक पर्टिकुलर रिलीजन को प्रैक्टिस नहीं किया जाएगा। इस देश में हर एक धर्म को एक समान दर्जा दिया जाएगा, और जो लोग जिस रिलीजन को प्रैक्टिस कर रहे हैं वो उसको प्रैक्टिस करेंगे। डेमोक्रेटिक का मतलब क्या हुआ? यहाँ की गवर्नमेंट को इलेक्ट कौन करता है? यहाँ की गवर्नमेंट को इलेक्ट करते हैं हम जैसे लोग। वी द पीपल ऑफ इंडिया ही इलेक्ट करते हैं यहाँ की गवर्नमेंट को, अपने लिए करते हैं। गवर्नमेंट इज ऑफ पीपल एंड फॉर द पीपल। क्लियर है? और उसको इलेक्ट भी हम ही करते हैं। एंड रिपब्लिक का मतलब क्या हुआ? हेड ऑफ स्टेट जो है उसको इलेक्ट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हम ही करते हैं, क्योंकि हम जिसको इलेक्ट करते हैं वही हेड ऑफ स्टेट को इलेक्ट करता है। क्लियर है? हाँ जी सर, यहां तक क्लियर है। आगे बढ़े। ओके, आगे बढ़ते हैं।
एंड और क्या बोलता है, एंड टू सिक्योर टू ऑल इट्स सिटीजन, एंड टू सिक्योर टू ऑल इट्स सिटीजन। क्या सिक्योर करने की बात कर रहे हैं? ओके, तो क्या सिक्योर करेंगे? जस्टिस। जस्टिस कैसा? जस्टिस या तो सोशल हो, नहीं तो इकोनॉमिकल हो, नहीं तो पॉलिटिकल हो, जस्टिस मिलेगा। लिबर्टी, लिबर्टी किस चीज की? आजादी किस चीज की? आजादी होगी थॉट्स की, एक्सप्रेशन की, बिलीफ की, फेथ की एंड वर्शिप की। अरे आजादी किसकी, लिबर्टी किस चीज का? थॉट्स, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप। क्लियर है? इक्वालिटी, इक्वालिटी मीन्स क्या? इक्वालिटी का मतलब क्या? स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी जो होगा वो इक्वल होगा सबके लिए, सबके लिए स्टेटस एंड इक्वालिटी क्या होगा? इक्वल। एंड फर्टर्निटी का मतलब क्या? भाईचारा, ब्रदरहुड बोल सकते हैं अपन लोग। फर्टर्निटी का मतलब क्या? भाईचारा, ब्रदरहुड, यानी कि टू प्रोवाइड द डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल एंड यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन। क्लियर है? हाँ जी सर, क्लियर है। और ये जो वर्ड है सेकुलर और सोशलिस्ट, ये जो वर्ड है सोशलिस्ट और सेकुलर, इसको 42nd अमेंडमेंट, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करके 1976 में ऐड किया गया था। ये जो वर्ड है सेकुलर एंड सोशलिस्ट, ये जो वर्ड है सेकुलर एंड सोशलिस्ट, इसको कब ऐड किया गया था प्रियम्बल में? इसको ऐड किया गया था 42वां संवैधानिक संशोधन करके, जो कि 1976 में हुआ था। क्लियर है सर? हाँ जी सर। और ये अफेक्टिव कब हुआ था? और ये जो वर्ड है वो अफेक्टिव कब हुआ था? वो अफेक्टिव हुआ था 3 जनवरी 1977, 3 जनवरी 1977। क्लियर है? हाँ जी सर, क्लियर है। ओके, तो ये था हमारा क्या, प्रियम्बल। अब आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोग यहां से पढ़ेंगे। ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं, ये। ओके, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है वो फेडरल है या यूनिटरी है? हम यहां से कंटिन्यू करेंगे। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है वो फेडरल है या यूनिटरी? तो हमारा टॉपिक क्या है? इस इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज फेडरल और यूनिटरी? यूनिटरी। हमारा जो भारतीय संविधान है वो फेडरल है या यूनिटरी है? हमारा भारतीय संविधान जो है वो फेडरल है या यूनिटरी है? तो वी कैन से दैट कि आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज क्वाजी फेडरल। क्या? क्वाजी फेडरल, यानी कि फेडरल भी है और साथ साथ इसके पास यूनिटरी फीचर भी है। क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज बेसिकली फेडरल बट विथ सर्टेन यूनिटरी फीचर। फेडरल तो है ही लेकिन साथ ही साथ यूनिटरी फीचर भी है। और यूनिटरी फीचर क्या है? जैसे यूएसए जो है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका जो है, वो कंप्लीटली फेडरल है। बट हमारा इंडिया जो है वो क्वाजी फेडरल है, यानी कि यूनिटरी भी है और उसके साथ साथ में, सॉरी, फेडरल भी है और उसके साथ साथ में कुछ यूनिटरी फीचर्स भी हैं। उसमें सबसे पहला मोड ऑफ फॉर्मेशन। सबसे पहला क्या है? मोड ऑफ फॉर्मेशन। सबसे पहला क्या है? मोड ऑफ फॉर्मेशन। देखो क्या बोल रहा है, द कॉन्स्टिट्यूशन इज फेडरल, यूनिटरी और क्वाजी फेडरल। इट वुड बी बेटर टू हैव अ लुक एट द कंटेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है? ओके, देखो क्या बोल रहा है। डुअल गवर्नमेंट, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, supremacy of constitution, independence of judiciary, written constitution and rigid procedure। क्या हुआ इसका मतलब? मोड ऑफ फॉर्मेशन क्या है इसका? मोड ऑफ फॉर्मेशन क्या है? मोड ऑफ फॉर्मेशन ये है कि इंडिया जो है वो बहुत सारे छोटे छोटे प्रोवेंसीज को एक साथ करके फॉर्म किया गया था। बहुत सारे स्टेट को एक साथ करके क्या किया गया था? फॉर्म किया गया था। फिर ऑटोनॉमी गिवन टू स्टेट। ऑटोनॉमी गिवन टू स्टेट का मतलब स्टेट के पास पावर है कि वो अपने लिए खुद लॉ बना सकता है। ठीक है? स्टेट के पास पावर क्या है कि वो अपने लिए लॉ बना सकता है। डुअल गवर्नमेंट का मतलब क्या? यहाँ पे दो दो गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट भी है और स्टेट गवर्नमेंट भी है। पावर को डिस्ट्रीब्यूट किया गया सेंट्रल और स्टेट के बीच में। पावर को डिस्ट्रीब्यूट किया गया सेंट्रल और स्टेट के बीच में। सुप्रीमेसी फिर भी किसी के पास है? किसके पास है? कॉन्स्टिट्यूशन के पास है। सुप्रीमेसी यानी सुप्रीम कौन होगा? कॉन्स्टिट्यूशन। ज्यूडिशियरी जो है वो इंडिपेंडेंट है, डिपेंडेंट नहीं, इंडिपेंडेंट है। यहाँ पे क्या है? डुअल सिटीजनशिप है। यहाँ पे क्या है? डुअल सिटीजनशिप और रिसिड्यूरी पावर। रिसिड्यूरी पावर कौन देता है? रिसिड्यूरी पावर देता है इंडियन
कॉन्स्टिट्यूशन यानी पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। क्लियर है? हाँ जी सर, क्लियर है। ठीक है। जैसे कि अमेरिका में क्या होता है, डुअल सिटीजनशिप होता है कि अमेरिका वाले लोग के पास दो दो सिटीजनशिप होता है, एक सेंट्रल का और एक स्टेट का। बट इंडिया में ऐसा नहीं है, इंडिया में एक ही सिटीजनशिप है। ठीक है। और रेसिड्यूरी पावर किसके पास रहेगा? रेसिड्यूरी पावर ऑलवेज रहेगा पार्लियामेंट के पास। पार्लियामेंट के पास। नाउ नेक्स्ट वन, नेक्स्ट वन सबसे हॉट इंपॉर्टेंट टॉपिक, फंडामेंटल राइट। फंडामेंटल राइट, तो देख फंडामेंटल राइट जो है, फंडामेंटल राइट जो है वो अपना क्या है? राइट टू इक्वलिटी आर्टिकल 14 से 18, राइट टू फ्रीडम आर्टिकल 19 से 22, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन आर्टिकल 23 से 24, राइट ऑफ फ्रीडम ऑफ रिलीजन आर्टिकल 25 से 28, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट आर्टिकल 29 टू 30 एंड राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी आर्टिकल 32। ठीक है, आर्टिकल 32। अब देखो याद नहीं होगा, चीजें बेसिकली याद नहीं रहती है, तो एक काम कर सकते हैं, आप कर सकते हैं, राइट ऑफ इक्वालिटी EFEFEC, मतलब राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, कल्चरल एजुकेशनल राइट एंड राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी। क्लियर है? हाँ, एक चीज और, ये जो आर्टिकल अपना 31 है, आर्टिकल अपना 31 है, राइट टू प्रॉपर्टी हुआ करता था पहले, लेकिन उसको 44 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1978 में करके उसको हटा दिया गया। अब वो फंडामेंटल राइट नहीं रहा। राइट टू प्रॉपर्टी इज नॉट अ फंडामेंटल राइट, इट्स बेसिकली अ लीगल राइट। राइट टू प्रॉपर्टी फंडामेंटल राइट नहीं रहा, ये सिर्फ और सिर्फ अब क्या है? लीगल राइट रह गया है। क्लियर? तो चलिए अपन लोग सबसे पहले जान लेते हैं आर्टिकल 12 पढ़ने से, सॉरी, फंडामेंटल राइट पढ़ने से पहले अपन जानते हैं व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ स्टेट। आर्टिकल 12 क्या बोलता है? आर्टिकल 12 बोलता है, आर्टिकल 12 ने बोला है कि स्टेट का डेफिनेशन क्या है। एक मिनट, आर्टिकल 12 अपन क्या पढ़ेंगे? स्टेट के डेफिनेशन के बारे में। स्टेट का डेफिनेशन क्या बोलता है? स्टेट इंक्लूड्स, स्टेट इंक्लूड्स, स्टेट में क्या क्या इंक्लूड होगा? गवर्नमेंट एंड पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट और पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट एंड लेजिस्लेचर ऑफ ईच ऑफ द स्टेट। क्या क्या कवर हुआ? गवर्नमेंट एंड पार्लियामेंट ऑफ इंडिया कवर हो गया स्टेट के डेफिनेशन में। हाँ जी, गवर्नमेंट एंड लेजिस्लेचर ऑफ ईच स्टेट, गवर्नमेंट एंड लेजिस्लेचर ऑफ ईच स्टेट। क्लियर है? ओके, नेक्स्ट वन, all other authority and local authority, all local authority and other authority, clear है? Within the territory of India under the control of government of India। मतलब क्या? मतलब यही कि जो भी लोकल अथॉरिटी है, म्यूनिसिपैलिटी, पंचायत है, वो भी स्टेट के डेफिनेशन में कवर होगा, वो भी स्टेट के डेफिनेशन में कवर होगा। क्लियर है? लोकल अथॉरिटी रेफर्स टू, लोकल अथॉरिटी रेफर्स टू म्यूनिसिपैलिटी, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड, पंचायत, इम्प्लॉयमेंट ट्रस्ट, पोर्ट ट्रस्ट, ETC। क्लियर है? लेकिन 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 ओके, अब देखिए, अब एक सुप्रीम कोर्ट का फेमस जजमेंट है, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है अजय हसिया वर्सेस खालिद मुजीब में। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला है? सुप्रीम कोर्ट हैज initiate the following test or determining whether the entity is instrumentally or agency of state। मतलब कुछ और चीजें हैं जिसको स्टेट के डेफिनेशन में कवर करेंगे, कुछ और चीजें हैं जिसको स्टेट के डेफिनेशन में कवर करेंगे। सबसे पहला, इफ द एंटायर शेयर कैपिटल ऑफ द कॉर्पोरेशन इज हेल्ड बाय गवर्नमेंट। और जहां पे किसी कॉर्पोरेशन का पूरा शेयर कैपिटल कौन होल्ड कर रहा है? सेंट्रल गवर्नमेंट, गवर्नमेंट होल्ड कर रहा है, उसको स्टेट के डेफिनेशन में इंक्लूड करेंगे। जहां पे where the financial assistance of the state is so much to meet the almost the entire expenditure of the corporation। जहां पे
स्टेट जो है वो फाइनेंशियल असिस्टेंस दे रहा है कॉर्पोरेशन को, जिसकी वजह से कॉर्पोरेशन जो है वो ऑलमोस्ट अपना पूरा एक्सपेंडिचर ऑलमोस्ट अपना पूरा एक्सपेंडिचर मीट कर रहा है, उसको भी क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे स्टेट मानेंगे, उसको स्टेट मानेंगे। जहां पे कॉर्पोरेशन जो है वो मोनोपोली स्टेटस एंजॉय कर रहा है उसको भी स्टेट मानेंगे, जैसे इंडियन रेलवे। ठीक है, जहां पे स्टेट का डीप एंड परवेसिव कंट्रोल है, जहां पे जिस कॉर्पोरेशन में स्टेट का डीप एंड परवेसिव कंट्रोल है, वो भी स्टेट के डेफिनेशन में कवर होगा, वो भी स्टेट के डेफिनेशन में कवर होगा। जहां पे कॉर्पोरेशन जो है वो पब्लिक इंपॉर्टेंस में काम कर रहा है, जैसे हॉस्पिटल, वो भी स्टेट के डेफिनेशन में कवर होगा, वो भी स्टेट के डेफिनेशन में कवर होगा। ओके, एंड नाउ सिक्स, जहां पे गवर्नमेंट ने क्या किया है, अपना कोई डिपार्टमेंट ट्रांसफर कर दिया है कॉर्पोरेशन को, वो भी स्टेट माना जाएगा। तो छह इंस्ट्रूमेंटल छह इंस्ट्रूमेंटेलिटी ऑफ स्टेट है, जहां पे माना जाएगा कि अगर छह में से एक भी कंडीशन सेटिस्फाइड है तो वो स्टेट के डेफिनेशन में कवर होगा, उसको स्टेट माना जाएगा। सबसे पहला, जहां पे इंटायर शेयर कैपिटल कॉर्पोरेशन का किसके पास है, स्टेट के पास है। जहां पे जहां पे कॉर्पोरेशन को स्टेट से इतना फाइनेंशियल असिस्टेंस मिल रहा है कि वो अपना पूरे इंटायर शेयर कैपिटल ऑलमोस्ट मीट कर ले रहा है, उसको क्या बोलेंगे, स्टेट के डेफिनेशन में इंक्लूड करेंगे। जहां पे कॉर्पोरेशन जो है वो मोनोपोली स्टेटस एंजॉय कर रहा है, जहां पे डीप एंड परवेसिव स्टेट कंट्रोल है कॉर्पोरेशन के ऊपर स्टेट का, वो भी स्टेट के डेफिनेशन में कवर होगा। जहां पे कॉर्पोरेशन जो है वो पब्लिक इंपॉर्टेंस के लिए काम कर रहा है, वो भी स्टेट के डेफिनेशन में कवर होगा। एंड जहां पे गवर्नमेंट ने अपना कोई डिपार्टमेंट ट्रांसफर कर दिया है कॉर्पोरेशन को, वो भी स्टेट के डेफिनेशन में कवर होगा। क्लियर है, वो भी स्टेट के डेफिनेशन में कवर होगा। क्लियर है, हाँ जी सर, क्लियर है। ओके, ओके, तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर में मैं इसके आगे फंडामेंटल राइट कवर करने वाला हूं। सो हमारे साथ बने रहें, राइट। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर गाइस।